Good morning, students. Today we are going to cover our new topic, that is ionization, enthalpy and energy. Okay, enthalpy and energy is one and the same thing, and this topic is very important. Most important topic है ये for CBSE as well as for competition exams. So ionization enthalpy क्या होगी? अब अगर हम एटम की बात करते हैं, हमें पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे जो माइंड में जो कंसेप्ट आएगा दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ इन देयर फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स. तो फर्स्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड एंड थर्ड शेल कंटेन 8 electron, fourth and fifth shell further contain 18 electrons and so on. अब जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल पे मूव करेंगे, फर्दर न्यूक्लियस और लास्ट शेल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा एंड वी नो देयर इज सम फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना ज्यादा क्लोज होंगे उनके बीच में इंटरेक्शन उतनी ही ज्यादा मैक्सिमम होगी. जितनी ज्यादा मैक्सिमम इंटरेक्शन होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रॉन्गली बाउंड टू द न्यूक्लियस. अब जैसे हम नेक्स्ट एनर्जी शेल पे मूव करते हैं, फर्दर न्यूक्लियस और लास्ट शेल के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा. डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी. फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कम है, then the electron is loosely bound with the nucleus. ठीक है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, लार्ज शेल इज जनरली नोन एज वैलेंस शेल एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर जनरली लूजली बाउंड. अब लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को अपनी हायर एनर्जी स्टेट से रिमूव करना हमारे लिए इजी होगा, but still there are some forces of interaction present between positively charged nucleus and negatively charged electron. तो इन forces of interaction को overcome करने के लिए हमें बाहर से कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो जो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that we provide to the electron so that forces of interaction, so that it overcome the forces of interaction between the positively charged nucleus and negatively charged electron. ठीक है, that amount of energy is known as ionization enthalpy. IE here is ionization enthalpy. क्लियर है? तो यहां से ionization enthalpy क्या होगी? Ionization enthalpy is the minimum amount of energy that is required to remove the loosely bound इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम. अब आइसोलेटेड गैसियस एटम से अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे सो दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू द गैसियस कैटायन. ठीक है, एटम से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो वो कैटायन में कन्वर्ट होगा. क्लियर है? अब यहाँ पे हम टर्म यूज कर रहे हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम. इसका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है. Ionization enthalpy is calculated in terms of only isolated gaseous atom. ठीक है, अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे, अगर आप कोई भी जनरली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी मेटल्स के केस में ज्यादा होती है. एलिमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स. और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी मेटल्स के केस की सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, हमें पता है. अब जो मेटल्स हैं, मेटल सॉलिड होंगे नेचर में. अब हमें ये भी पता है दैट इन केस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन आर वेरी हाई. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है तो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन करके रहेंगे. लाइक अगर आप आयरन बार का एग्जांपल लो, सॉलिड आयरन बार में हमें एक सिंगल आयरन का एटम नहीं मिलेगा. लार्ज नंबर ऑफ आयरन एटम्स आर
attached together by strong intermolecular forces of interaction. ठीक है, सॉलिड की जब भी आप बात करते हो तो एक सिंगल एटम की बात नहीं करेंगे. सॉलिड में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आपस में लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन की वजह से ज्वाइन रहेंगे. तो सॉलिड में लार्ज एटम्स ज्वाइन रहेंगे तो हम एक सिंगल एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकते. ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम. तो अब जब आप इस यहां से इन सारे एटम से एक सिंगल एटम सेपरेट करेंगे, ठीक है, जब सिंगल एटम सेपरेट करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो उस केस में दैट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस एटम. जो सिंगल एटम है वो गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट इज वेरी मच रिएक्टिव बाय नेचर. अब जब वो गैसियस स्टेट में होगा तो वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं होगा, दैट इज इन आइसोलेटेड फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज फॉर आइसोलेटेड एटम. ठीक है, यहाँ हम ये कह सकते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल एटम. आयनाइजेशन एंथैल्पी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल एटम, नॉट अ ग्रुप ऑफ एटम्स. क्लियर है? सो यहाँ से डेफिनेशन क्या आ जाएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की? आयनाइजेशन एंथैल्पी इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required to remove loosely bound electron from isolated gaseous atom so that it is converted into gaseous cation. ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो एटम कैटायन में कन्वर्ट होगा. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच आई. ठीक है, डेल्टा एच इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन एंथैल्पी और ये एंथैल्पी आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तो इसके लिए हम आई का सिंबल यूज करेंगे. अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? हम ये कह रहे हैं दैट इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंस शेल से रिमूव होने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होगी. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर. एंड इट्स यूनिट आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल और आइदर किलो कैलोरीज. Sometimes ionization enthalpy is also known as ionization potential. Ionization potential because it is the minimum potential difference which is required to remove the loosely bound electron from isolated gaseous atom to isolated gaseous cation. क्लियर है ये? देखिए, एनर्जी को हम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी. सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, कोई भी मेटल है M, गैसियस स्टेट में होगा. जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, so the amount of energy which is required to remove first electron from the gaseous
isolated gaseous metal so that it is converted into metal cation. That is known as फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब अगर इस मेटल के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो फर्दर पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया. एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसको हमने कहा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, after removing one electron, now metal is converted into metal cation, that is M positive. अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन मेटल कैटायन से रिमूव होगा. अब इसके ऊपर M पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी था एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज करने के बाद. नाउ इट कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज. सो नाउ द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to release second electron is known as सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सिमिलरली अब अगर मेटल की टेंडेंसी थर्ड इलेक्ट्रॉन लॉस करने की भी है तो थर्ड इलेक्ट्रॉन अब M2 पॉजिटिव से रिलीज होगा. सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिलीज थर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज नोन एज थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा IH3. सिमिलरली अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और अगर nth तक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो ये आ जाएगी डेल्टा IHN. क्लियर है ये? तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी यहां से? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी. हम एक साथ 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करेंगे. जब भी मैटर से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो वो 1 by 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे. 1 by 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, सेकंड, थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी अमाउंट एनर्जी की रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है 13 के अकॉर्डिंग जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283. लार्ज शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो एल्यूमिनियम हैव टेंडेंसी टू रिलीज 3 इलेक्ट्रॉन. एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Al 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, बट एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकता. तो एल्यूमिनियम फर्स्ट रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जितनी भी अमाउंट एनर्जी की इसकी रिक्वायर्ड है दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. फर्दर सेकेंड इलेक्ट्रॉन अब एल्यूमिनियम कैटायन से रिमूव होगा. नाउ आफ्टर रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू Al 2 पॉजिटिव आयन एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डेल्टा IH2. सिमिलरली अब जब थर्ड इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो वो Al2 पॉजिटिव कैटायन से होगा. सो नाउ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज थर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. क्लियर है ये? सो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड and so on electrons from isolated gaseous atom so that it is converted into gaseous cation. Is it clear? And from here always remember that जैसे जैसे हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो हम हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पे मूव करेंगे. तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. सेकंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन
फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन the amount of energy required to remove second electron, and it is always greater than the amount of energy required to remove first electron. और इसका रीजन क्या है? अब यहाँ पे देखो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो 13 के अकॉर्डिंग हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, दैट इज 13। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद नाउ प्रोटॉन रिमेन सेम, दैट इज 13, बट इलेक्ट्रॉन बिकम 12। ठीक है, बाय द रिमूविंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन नाउ वन प्रोटॉन बिकम ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने से फर्दर क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। नाउ मोर प्रोटॉन हैव टू अट्रैक्ट लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स है दे बिकम मोर स्ट्रोंगली अटैच्ड विद द न्यूक्लियस। ठीक है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा स्ट्रोंगली अटैच्ड होंगे। अब जितनी ज्यादा इंट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो फर्दर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हमें उतनी ही ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो अब जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, नाउ प्रोटॉन रिमेन सेम 13 बट इलेक्ट्रॉन बिकम 11। ठीक है, अब न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा इंक्रीज हो गया, इंट्रैक्शन और इंक्रीज हुई। थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी और ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर एंड मोर, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन बिकम ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज factors affecting ionization enthalpy। ionization enthalpy को जो फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे दैट आर एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, पेनिट्रेशन इफेक्ट, shielding and screening effect of electrons, and half filled or fully filled configuration। Now let us discuss these factors, how these factors affecting ionization enthalpy one by one। So first is atomic size। हमें पता है ionization enthalpy सबसे पहले तो क्या है? Ionization enthalpy is the amount of energy which is required to remove the loosely bound electron from the isolated gaseous atom। अब एटॉमिक साइज आयनाइजेशन एंथैल्पी से कैसे रिलेट करेगा? अब जैसे जैसे हम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो एटॉमिक साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज इज रिलेटेड विद एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होगा? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस, दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो अब जितनी ज्यादा शेल्स इंक्रीज करेंगी, डिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। अब जितना ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंट्रैक्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। इंट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए हमें एनर्जी भी कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, इंट्रैक्शन कम है तो उस इंट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्लियर है? सो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन enthalpy। Larger is the atomic size,
मोर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल स्टार्ट डिक्रीजिंग, जितनी इंटरेक्शन कम होगी फर्दर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बिकम लेस, ठीक है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। नेक्स्ट फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इंडिकेट है जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन उतनी ही ज्यादा हाई होगी, जितनी ज्यादा इंटरेक्शन हाई होगी हमें एनर्जी उतनी ही ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इंटरेक्शन ज्यादा होगा, इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी। वी हैव टू प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। थर्ड इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट दैट इज हाउ क्लोज is the electron to the nucleus, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट में कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के कितने ज्यादा क्लोज है, तो जितना पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा, ठीक है, उसकी न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियस के क्लोज रहने की टेंडेंसी हाई होगी। अब न्यूक्लियस के अगर क्लोज होगा तो ऑटोमेटिकली इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस बिकम हाई। इंटरेक्शन हाई होगी तो एनर्जी हमें लार्ज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज लार्ज टू ओवरकम दैट फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट इज फर्दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द आयनाइजेशन एंथैल्पी। इज इट क्लियर? तो पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की बात करें तो हमें पता है that first shell contain only one s electron, second shell 2s and 2p, third shell 3s 3p 3d and fourth shell contain 4s 4p 4d and 4f electron। that means न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज कौन से इलेक्ट्रॉन है? s के, p के इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल से शुरू होंगे, देन d देन f। मीन सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका होगा? S का, उसके बाद फर्दर P, देन D, देन F। दैट मीन्स इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम S ऑर्बिटल देन P, देन D, देन F, ठीक है। अगर हमें S ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें लार्ज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ S ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स are greater than P, P is further greater than D, D is further greater than F, means D और F ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना सबसे ज्यादा इजी होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इफेक्ट इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट ये हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में देखते हैं। इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से कितनी रिपल्शन फील कर रहे हैं, दैट इज नोन एज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। अब यहां से देखो, अब हमें पता है कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन तो प्रेजेंट होंगी, बट स्टिल इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करेंगे। सो बिकॉज ऑफ द रिपल्शन shown by the inner shell electron towards the outer shell electron, जो न्यूक्लियस का जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है टुवर्ड्स आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन वो कुछ ना कुछ डिक्रीज हो जाएगा, और जितना, या फिर आप ये कह सकते हो कि अब जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट नहीं करने देंगे, जिससे उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड अपॉन द स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन, दैट इज सिग्मा स्टार विच इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जितने ज्यादा इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे
उतनी ज्यादा वो रिपेल करेंगे आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा सिग्मा स्टार की वैल्यू ज्यादा होगी, तो जितनी ज्यादा सिग्मा स्टार की वैल्यू होगी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इजिली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो फर्दर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। जितना इजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। क्लियर है ये? अब शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? हमने पेनिट्रेशन इफेक्ट में किया दैट एस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर क्लोज टू न्यूक्लियस देन पी electrons are more close to nucleus than D and D are more close to nucleus than F electron। तो न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा क्लोज होंगे वो अपने से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को उतना ही रिपेल करेंगे, वो उतनी ही इनर शेल में न्यूक्लियस के क्लोज है, डेट मीन्स उतनी इनर शेल में प्रेजेंट है। फर्स्ट एस के जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल से शुरू हो जाएंगे, पी के सेकंड से, डी के थर्ड से, एफ के फोर्थ शेल से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो जितना पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। एस के इलेक्ट्रॉन पी के इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन शो करेंगे, डी को भी रिपेल करेंगे और एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स को भी रिपेल करेंगे। पी के इलेक्ट्रॉन सिर्फ डी और एफ को रिपेल कर पाएंगे, डी के इलेक्ट्रॉन एफ को ही रिपेल करेंगे और एफ के इलेक्ट्रॉन फर्दर और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन शो नहीं करते, क्योंकि एफ के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा लास्ट शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट एस के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा शो करेंगे, देन पी, देन डी एंड देन एफ। क्लियर है? तो एफ और डी ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना सबसे ज्यादा इजी होगा एज कंपेरिजन टू एस एंड पी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो S की आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होगी देन P, देन D, देन F। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट फैक्टर इज हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमने सेकेंड चैप्टर में किया था दैट हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि इनमें स्पिन स्टेट हाफ फील्ड में स्पिन स्टेट मैक्सिमम होगी और जो टोटल एनर्जी एक्सचेंज है वो भी मैक्सिमम होगा। अब कोई भी जो एलिमेंट है वो हमेशा अपनी स्टेबल कन्फिग्रेशन में ही रहना चाहेगा, तो अगर एलिमेंट ऑलरेडी अपनी स्टेबल कन्फिग्रेशन दैट इज हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में है, तो इन कन्फिग्रेशन से दे डू नॉट वांट टू लॉस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर वो लॉस करेंगे तो अपनी स्टेबिलिटी लॉस कर देंगे। तो इन कन्फिग्रेशन में से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है देन वी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कन्फिग्रेशन आर ऑलवेज require high amount of ionization enthalpy. For example, in case of oxygen and nitrogen, nitrogen have configuration 1s2, 2s2, 2p3, 2p3 के अकॉर्डिंग लास्ट शेल की आपने चेक करनी है। p contain p have 3 ऑर्बिटल, तीनों ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट मीन्स नाइट्रोजन है फुली हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। ऑक्सीजन का लास्ट शेल की आ जाएगी 2p4, इसमें हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो नाइट्रोजन हैव हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन बट ऑक्सीजन हैव 1 मोर इलेक्ट्रॉन देन द हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो नाइट्रोजन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो अपनी स्टेबिलिटी लॉस कर देगा, और कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी लॉस नहीं करना चाहेगा, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे देन इट इज कन्वर्टेड इनटू हाफ फील्ड स्टेट। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन मोस्ट स्टेबल स्टेट में चला जाएगा। तो ऑक्सीजन हैव मोर टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन देन नाइट्रोजन टू अटेन इट्स हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। That's why oxygen has less ionization enthalpy than nitrogen. Is it clear? तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी इन टोटल 5 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। हम एक सिंगल एटॉमिक साइज या न्यूक्लियर चार्ज के बेस पे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपको इन 5 फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट चेक करना पड़ेगा।
5 factors on which ionization enthalpy depend, that is atomic size, nuclear charge, penetration effect, shielding and screening effect and half filled and fully filled configuration. क्लियर है ये? और इन्हीं के बेस पे फर्दर हम चेक करेंगे दैट हाउ आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी अलोंग अ पीरियड एंड अलोंग अ ग्रुप. सो नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड इन पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में पहले हम करेंगे अलोंग अ पीरियड. ये रही. तो अलोंगा पीरियड जब आप मूव करोगे, जब भी हम वेरिएशन चेक करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की अलोंगा पीरियड और अलोंगा ग्रुप, तो जो वेरिएशन है दैट बेसिकली डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. क्योंकि हमने पढ़ा कि दैट ionization enthalpy depends upon 5 factors: atomic size, nuclear charge, penetration effect, screening effect and half filled and fully filled configuration. ठीक है, तो ये पांचों फैक्टर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही डिस्कस कर सकते हैं. अगर आप जनरल ट्रेंड देखो दैट अलोंगा पीरियड एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा या पेनिट्रेशन इफेक्ट में यही चेंज आएंगे. ठीक है, उसके बेस पे हम एक सिंगल फैक्टर के बेस पे फर्दर आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते. तो हम सबसे पहले जिन भी एलिमेंट्स की आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करनी है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और फर्दर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सप्लेन करेंगे. क्लियर है ये? तो पहले अगर आप जर्नल करना चाहें, इन जर्नल अगर हम बात करें, जर्नल में हम जनरली जो एक्सेप्शनल केसेस है वो डिस्कस नहीं करते. In generally we know when we move left to right in a period, जब भी हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करेंगे तो यहां से न्यूक्लियर चार्ज हमेशा इंक्रीज होगा. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज क्यों होगा? बिकॉज प्रिंसिपल शेल रिमेन सेम बट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, सो वी कैन से दैट इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. इंटरेक्शन इंक्रीज होगी तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा और जितनी ज्यादा इंटरेक्शन इंक्रीज होगी, अब जो लास्ट का शेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड होगा, तो उसको रिलीज करने के लिए फर्दर एनर्जी हमें हाई रिक्वायर्ड होगी. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. सो इन जनरली वी कैन से दैट अलोंग अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी increases. So this is in general. यहाँ पे हमने कोई भी एक्सेप्शनल केस डिस्कस नहीं किया. अब अगर आप एक्सेप्शनल केसेस को भी डिस्कस करते हैं तो अगर हम एग्जैक्ट ऑर्डर देखते हैं नेट, if we talk about second period elements, second period contain lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. We know atomic number of lithium is 3, beryllium 4, boron 5, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9 and neon 10. So according to this, write their electronic configuration. ठीक है, एग्जैक्ट ऑर्डर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही पता चलेगा. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम 1s2 2s1, बेरिलियम आपको बेसिकली लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी है. 2s2, बोरोन 2s2 2p1, कार्बन 2s2 2p2, नाइट्रोजन 2s2 2p3, ऑक्सीजन 2s2 2p4, फ्लोरीन 2s2 2p5 एंड नियोन 2s2 2p6. क्लियर है ये? नाउ व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम, अब यहाँ पे कन्फिग्रेशन में चेक कीजिए. देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड पीरियड की बात करें तो सब में सेकंड शेल में ही है. अब लिथियम से बेरिलियम पे जब हमने मूव किया तो ऑर्बिटल भी आपका सेम रहा, दैट इज एस ऑर्बिटल. तो इन दोनों का ऐसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए हैं तो पेनिट्रेशन और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी सेम है. तो व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम, सिंपली न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस और एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. ठीक है,
लिथियम टू बेरिलियम पेनिट्रेशन इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम है, तो सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज ही आप डिस्कस करोगे। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो लिथियम टू बेरिलियम आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। बेरिलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन था s ऑर्बिटल में और बोरोन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ p में। नाउ वी नो पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन p। s के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो p के कंपैरिजन में न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, तो s से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेरिजन टू p ब्लॉक। ठीक है, एज कंपेरिजन टू p ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? s से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट है, तो s के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरोन। और इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दैट बेरिलियम के केस में वी नो s ऑर्बिटल s contain only one orbital और 2s2 means s ऑर्बिटल आपका फुली फिल्ड है, p contain 3 ऑर्बिटल और p में यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है 2p1 है। ठीक है, तो s की अब फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और p ना हाफ फील्ड में है ना ही फुली फील्ड में, तो 2s2 बेरिलियम में लास्ट शेल फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में होने की वजह से बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेरिजन टू बोरोन। मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बेरिलियम हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम बेरिलियम टू बोरोन, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्लियर है ये? तो हमारा फर्स्ट एक्सेप्शनल केस तो यहाँ पे आ गया सेकेंड ग्रुप और 13 ग्रुप के एलिमेंट्स का। नेक्स्ट, व्हेन वी मूव फ्रॉम बेरिलियम बोरोन टू कार्बन टू नाइट्रोजन। अब अगर आप बोरोन से फर्दर कार्बन और नाइट्रोजन की तरफ मूव करते हो, बोरोन में 2p में एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन में p में 2 और नाइट्रोजन कंटेन 3। सब में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट इज इन p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में सबका पेनिट्रेशन इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम रहेगा। अब जैसे जैसे हम नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर रहे हैं, सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 by 1 इंक्रीज किया। नाइट्रोजन का ही आपका लास्ट में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 by 1 इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। ठीक है, जनरल ट्रेंड रहेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी increases because as we move from boron to carbon, nuclear charge increases. Now when we move from nitrogen to oxygen, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी हमने केस डिस्कस किया था। नाइट्रोजन के केस में जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन 2p3 और ऑक्सीजन की है 2p4। दैट मीन्स ऑक्सीजन कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन मोर देन इट्स स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑक्सीजन के पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस करने की टेंडेंसी रखता है एज कंपेरिजन टू नाइट्रोजन टू अटेन इट्स स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और वी कैन से दैट नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस नहीं करेगा। So nitrogen have more ionization enthalpy than oxygen. तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में और ऑक्सीजन के पास हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ऑक्सीजन अपना वो एक इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहेगा। तो ऑक्सीजन इजिली अटेन करेगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी भी कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब जैसे जैसे हम ऑक्सीजन से फ्लोरीन फर्दर नियोन की तरफ मूव करेंगे, सिंपल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन तो यहां से आपकी खत्म हो ही चुकी है, तो p में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा।
उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी. सो व्हेन वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू नियोन, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. और लास्ट में जो है दैट इज नोबल गैसेस. नोबल गैस हमेशा फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगे तो लास्ट में आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी. क्लियर है ये? तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सेप्शनल केस आए, बेरिलियम बोरॉन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है सबका ऑर्डर सेम रहेगा. अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो लाइक बेरिलियम एंड बोरॉन, मैग्नीशियम हैव ग्रेटर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम. रीजन, क्योंकि मैग्नीशियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s में एंटर करेगा और एल्यूमिनियम में 3s to 3p1 p में एंटर करेगा तो s का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा देन p से. और सेकंड 3s2 मैग्नीशियम में जो लास्ट ऑर्बिटल है दैट इज फुली फिल्ड ऑर्बिटल है तो इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा. दैट्स व्हाई मैग्नीशियम हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम. क्लियर है ये? अब ये तो हमने जो बात की दैट इज ऑफ देयर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. ऐसे ही अगर आप सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करो, अगर हम ये कहते हैं दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर मैग्नीशियम, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन फॉर एल्यूमिनियम. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी हमने ऑर्डर डिस्कस कर लिया. फर्स्ट ग्रेटर क्यों होगी? बिकॉज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ मैग्नीशियम इज रिमूव फ्रॉम 3s ऑर्बिटल एंड इन केस ऑफ एल्यूमिनियम इट इज रिमूव फ्रॉम 3p ऑर्बिटल. बट अगर आप सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन. Second ionization enthalpy of magnesium is less than aluminium. अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन किसमें से रिमूव होगा? मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू Mg2 पॉजिटिव आयन. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद नाउ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिकम 3s1. और एल्यूमिनियम में by removing one electron then it is converted into Al positive and its electronic configuration become 3s2. अब मैग्नीशियम में सेकेंड इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 3s से एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है. और एल्यूमिनियम पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद 3s2 नाउ इट बिकम फुली फिल्ड कन्फिगरेशन. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद एल्यूमिनियम पॉजिटिव की जो कन्फिगरेशन है लास्ट ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो जाता है और मैग्नीशियम का यहाँ पे फुली फिल्ड कन्फिगरेशन नहीं है. तो अब फर्दर सेकेंड इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से रिमूव करना हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कंपेरिजन टू मैग्नीशियम. सो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम. क्लियर है ये? सिमिलरली सोडियम और मैग्नीशियम का केस आ जाएगा. जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है फॉर मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सोडियम, बट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की ज्यादा होगी. देन मैग्नीशियम, रीजन वही सेम आ जाएगा. फर्स्टली सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप देखें 3s1 नियोन 3s1 और मैग्नीशियम नियोन 3s2, तो दोनों में लास्ट इलेक्ट्रॉन s से रिमूव होगा. बट मैग्नीशियम एज ही मूव अलोंग अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. बट आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन नाउ सोडियम एक्वायर नोबल गैस कन्फिगरेशन और मैग्नीशियम के पास नोबल गैस कन्फिगरेशन से अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद सोडियम की नोबल गैस कन्फिगरेशन आ जाएगी. नोबल गैस कन्फिगरेशन फुली फिल्ड कन्फिगरेशन है. सो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ मोर स्टेबल कन्फिगरेशन. सो अब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करना चाहेगा. दैट्स व्हाई सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम बिकम ग्रेटर देन मैग्नीशियम.
Is it clear? Next is variation of ionization enthalpy along a group. Along a group अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो, ठीक है, अगर हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, along a group outermost shell electronic configuration remain same. लिथियम में अगर 2s1 है, सोडियम 3s1, पोटाशियम लास्ट शेल कन्फिग्रेशन 4s1, रुबीडियम 5s1, सीजियम 6s1, सिमिलरली फ्रेंशियम 7s1. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटरमोस्ट शेल की सेम रहेगी, बट नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल इंक्रीजेस 1 by 1. जैसे जैसे प्रिंसिपल शेल इंक्रीज करेगी, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा. पहले 1 2 शेल्स थी, फर्दर 3, फिर 4 5. एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो, एंड वी नो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी. जितना ज्यादा एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर जो इंट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना इट बिकम मोर इजी. ठीक है. और सेकंड हम ये कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा प्रिंसिपल शेल इंक्रीज होंगी, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज्यादा इंक्रीज होंगे. तो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इनर शेल का इंक्रीज होगा. इनर शेल में इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा रिपेल करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा. तो डाउन द ग्रुप मूव करते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज डिक्रीजेस. कह रहे ये. सो दिस इज ऑल अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी. आई होप यू क्लियर द कंसेप्ट. सिंपल टॉपिक है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.